नमस्कार दोस्तों आज की इस अगेन डायरेक्ट एंड डायरेक्ट की वीडियो में आपका स्वागत है। इससे पहले मैं एक लेक्चर जो है वो डायरेक्ट एंड डायरेक्ट का आप लोग का ले चुकी हूँ। तो आज जो है वो इसका सेकंड लेक्चर हम लोग लेने वाले हैं और उम्मीद है कि जो भी हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था वो आपको डेफिनेटली समझ में आया होगा। हमने फर्स्ट लेक्चर में डायरेक्ट एंड डायरेक्ट से रिलेटेड चेंजेस पढ़े थे अफर्मेटिव सेंटेंसेस के, और यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं आज एक और टाइप के सेंटेंस की। अगेन अफर्मेटिव सेंटेंस है दैट इज रिलेटेड टू मॉडल मस्ट। ठीक है, तो अगर आपके किसी सेंटेंस में मॉडल आता है रिलेटेड टू मस्ट, तो आपको मस्ट से रिलेटेड कुछ बातें ध्यान रखनी है। और वो क्या है, अगर आपके सेंटेंस में मस्ट मॉडल आता है तो आपको सबसे पहले ये चेक करना है कि ये जो सेंटेंस आपको गिवन है ये सेंटेंस आपका परमानेंट है या फिर ये सेंटेंस जो बात कर रहा है वो टेम्पररी सिचुएशन की बात कर रहा है। ठीक है, यानी समटाइम्स जो सेंटेंस मस्ट से लिखे होंगे वो परमानेंट होंगे और समटाइम्स जो सेंटेंस मस्ट से लिखे होंगे वो टेम्पररी होंगे। अगर आपसे मस्ट का लिखा हुआ सेंटेंस परमानेंसी के बारे में बात कर रहा है, यानी कि वो सेंटेंस परमानेंट है, देन यू हैव टू कीप इन माइंड कि जो ये मस्ट है ना, ये मस्ट ही रहेगा, यानी मस्ट के अंदर कोई चेंज नहीं होगा। जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करेंगे तो मस्ट को मस्ट ही रहने देंगे, देयर विल बी नो चेंज इन मस्ट। लेकिन अगर आपका गिवन सेंटेंस टेम्पररी है तो फिर आपका मस्ट जो है वो चेंज होगा। अब ये जो मस्ट चेंज होगा ये कैसे होगा, ये ऐसे होगा कि अगर आपका सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में है तो ये मस्ट जो है ये हैज़ टू या फिर हैव टू में चला जाएगा अकॉर्डिंग टू योर सब्जेक्ट। अगर आपका सेंटेंस पास्ट टेंस में है, ये प्रेजेंट की बात थी, अगर आपका सेंटेंस पास्ट टेंस में है तो जो ये मस्ट है ये किस में चला जाएगा, हैड टू में। और अगर आपका सेंटेंस फ्यूचर के बारे में बात कर रहा है तो फिर जो आपका मस्ट है ये चला जाएगा वुड हैव टू में। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। परमानेंट यदि मस्ट से लिखा हुआ सेंटेंस है, आई एम टॉकिंग अबाउट सेंटेंस रिटन विद मस्ट। ओके, अगर आपका सेंटेंस परमानेंट है देन मस्ट चेंज नहीं होगा। अगर टेम्पररी है तो मस्ट विल बी चेंज इनटू हैज टू, हैव टू और हैड टू और वुड हैव टू अकॉर्डिंग टू द टेंस। अब ये जो टेंस है ये आपको कैसे पता चलेंगे, तो आपको सबसे पहले सेंटेंस में देखना है कि क्या आपको कोई वर्ड है जो टाइम से रिलेटेड दिया गया है। अगर ये जो टाइम से रिलेटेड वर्ड प्रेजेंट का है तो आप मस्ट को हैज टू हैव टू में चेंज कर देना। अगर ये टाइम से रिलेटेड वर्ड पास्ट का है तो आप मस्ट को हैड टू में चेंज कर देना। और अगर ये मस्ट से लिखा हुआ टाइम जो है वो फ्यूचर प्रेडिक्ट कर रहा है, डिपिक्ट कर रहा है, तो आप मस्ट को वुड हैव टू में चेंज कर दीजिएगा। तो फर्स्टली यू हैव टू सी इज देयर एनी वर्ड रिलेटेड टू टाइम रिटन ओवर देयर। अगर टाइम से रिलेटेड वर्ड वहां नहीं लिखा हुआ है तो फिर आपको सेंटेंस में कॉमा से पहले हेल्प लेनी पड़ेगी कि अगर सेड टू लिखा है तो ट्रीटेड एज पास्ट टेंस, अगर से टू या सेज टू लिखा है तो ट्रीटेड एज प्रेजेंट टेंस, और अगर विल से टू लिखा है देन ट्रीटेड एज फ्यूचर टेंस। ठीक है, तो इसी बात पर हम कुछ सेंटेंसेस मस्ट से रिलेटेड देखते हैं। देखो क्या कह रहा है, ही सेड वन मस्ट डू वंस ड्यूटी, यानी हर किसी को अपना अपना काम जो है वो करना चाहिए ना। ये जो सेंटेंस मस्ट से रिलेटेड है ये परमानेंट सेंटेंस है, हमेशा करना चाहिए। तो अगर ये परमानेंट है तो जो मस्ट है वो चेंज नहीं होगा, मस्ट मस्ट ही रहेगा। तो क्या लिखूं, ही सेड, हमने पढ़ा था कल, अगर सेड टू होगा तो ही टोल्ड होगा, सेड है तो फिर सेड का सेड ही रहेगा। कॉमा की जगह क्या लगाएंगे, दैट लगाएंगे। वन जो है वो थर्ड पर्सन है, चेंज नहीं होगा, मस्ट का मस्ट ही रहेगा। वन मस्ट डू वंस ड्यूटी, यानी कि जो सेंटेंस है ये एज इट इज कॉपी हो जाएगा। चलिए सेकंड सेंटेंस पढ़ते हैं। She said we must respect our elders. Now again ये जो सेंटेंस मस्ट से लिखा हुआ है ये किसकी बात कर रहा है, परमानेंसी की। अगर परमानेंसी की बात कर रहा है तो अगेन हम लोग मस्ट को चेंज नहीं करेंगे। प्लस यहाँ पर आप वी की स्टोरी भी देखेंगे, ये जो वी से लिखा हुआ सेंटेंस है वी मस्ट रेस्पेक्ट आवर एल्डर्स, ये सबकी बात कर रहा है। क्योंकि वी सबकी बात कर रहा है तो हमने पढ़ा था इसे प्रीवियस वीडियो में कि वी जब सबकी बात करता है तो वी को भी हम चेंज नहीं करते हैं। तो चलिए बनाते हैं इसकी इनडायरेक्ट स्पीच। शी सेड दैट, वी का वी ही रहेगा, मस्ट का भी मस्ट ही रहेगा। वी मस्ट रेस्पेक्ट, अगेन आर का आर ही रहेगा, क्योंकि जब वी चेंज नहीं हो रहा है तो आर भी चेंज नहीं होगा। तो यानी ये सेंटेंस का इनडायरेक्ट स्पीच क्या हो जाएगा, शी सेड दैट वी मस्ट रेस्पेक्ट आवर एल्डर्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, प्रिया सेड आई मस्ट डू दिस वर्क। नाउ प्रिया ने कहा कि मुझे ये काम करना है ना, या मुझे ये काम करना चाहिए। नाउ ये जो सेंटेंस प्रिया का है ये टेम्पररी सेंटेंस है, क्योंकि काम खत्म सेंटेंस खत्म, है ना। तो अगर टेम्पररी सेंटेंस है तो मस्ट चेंज होगा।
अगर मस्ट चेंज होगा तो आप सबसे पहले इन्वर्टेड के अंदर देखिए कोई आपको टाइम से रिलेटेड वर्ड दिख रहा है क्या? नहीं है ना। तो अगर टाइम से रिलेटेड वर्ड नहीं है तो फिर आपको कॉमा से पहले वाले वर्ड की हेल्प लेनी पड़ेगी। जो क्या लिखा है? सेड। अगर ये सेड लिखा है तो आपको ये सेंटेंस कौन से टेंस में ट्रीट करना पड़ेगा? पास्ट टेंस में। पास्ट में ट्रीट करोगे तो मस्ट किस में कन्वर्ट हो जाएगा? हैड टू में। ठीक है, चलिए बनाएं इसका इनडायरेक्ट स्पीच। प्रिया का प्रिया ही आएगा, सेड का सेड ही आएगा, कॉमा की जगह क्या आ जाएगा? दैट आ जाएगा। पर्सन चेंज हमें करना है आई को देख करके। आई कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है? प्रिया। नाउ इंग्लिश के अंदर कभी भी नाम को देखकर हम लोग जेंडर को जज नहीं कर सकते, इसलिए आपको यहाँ पर जो पर्सन है वो शी भी सही मानना पड़ेगा और ही भी सही मानना पड़ेगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, मस्ट का क्या हो जाएगा? हैड टू हो जाएगा। हैड टू के बाद क्या लिखना है? डू। दिस किस में कन्वर्ट होगा? दैट में। कल हमने चेंज ऑफ, मतलब इसी प्रीवियस वीडियो में मैंने चेंज ऑफ अदर थिंग्स भी आपको पढ़ाया था। तो दैट वर्क, ये दैट को चेंज करना ना भूलिएगा। ठीक है, मैंने यहाँ पर मस्ट को हैड टू क्यों लिखा है? क्योंकि पहली बात तो ये सेंटेंस टेम्पररी है तो मस्ट चेंज होगा, और दूसरी बात ये सेंटेंस पास्ट में है, मुझे कैसे पता चला? कॉमा से पहले सेड लिखा है, इससे पता चला। तो मस्ट जो है वो हैड टू में चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। वर्षा सेड आई मस्ट गो टू मलेशिया नेक्स्ट ईयर। वर्षा ने कहा कि मैं नेक्स्ट ईयर कहाँ जाऊंगी? मलेशिया जाऊंगी। ये सेंटेंस जो है मलेशिया जाने के बाद सेंटेंस खत्म, यानी अगेन मस्ट कौन से एक्शन की बात कर रहा है? टेम्पररी। अगर टेम्पररी एक्शन की बात कर रहा है तो मस्ट चेंज होगा। देखते हैं क्या यहाँ पर कोई टाइम रिलेटेड वर्ड लिखा है? बिल्कुल लिखा है, देखो क्या लिखा है? नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट ईयर क्या डिपिक्ट कर रहा है? फ्यूचर को डिपिक्ट कर रहा है। अगर नेक्स्ट ईयर फ्यूचर को डिपिक्ट कर रहा है, अगर टाइम रिलेटेड वर्ड मेंशन है तो फिर आपको कॉमा से पहले चेक करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर जो मस्ट है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वुड हैव टू में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए जरा करते हैं। वर्षा का क्या आएगा? वर्षा आएगा। सेड का सेड आएगा, कॉमा की जगह क्या आ जाएगा? दैट आ जाएगा। अगेन आई फर्स्ट पर्सन है, किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। फिर वर्षा को देख करके आप शी भी लिख सकते हैं, ही भी लिख सकते हैं। यू कांट प्रेडिक्ट जेंडर। मस्ट किस में चेंज करूं? वुड हैव टू में, क्योंकि फ्यूचर की बात कर रहा है ना। वुड हैव टू। टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो टू। मलेशिया का मलेशिया ही आएगा, प्लेस है। और नेक्स्ट ईयर किस में कन्वर्ट हो जाएगा? द फॉलोइंग ईयर में, है ना। तो जो हमने चेंज ऑफ अदर थिंग्स से प्रीवियस वीडियो में पढ़ी थी वो चेंज ऑफ अदर थिंग्स आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। नेक्स्ट ईयर का नेक्स्ट ईयर ना छोड़े। नेक्स्ट ईयर किस में कन्वर्ट होगा? द फॉलोइंग ईयर में। तो ये कुछ बातें थी किस मॉडल से रिलेटेड? मस्ट से रिलेटेड। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम जिन सेंटेंसेस की अब बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं इंटैरोगेटिव सेंटेंसेस की। तो अगर आपके एग्जाम में इंटैरोगेटिव सेंटेंस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट आता है तो आपको सबसे पहले किन किन बातों का ध्यान रखना है? तो इंटैरोगेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक तो कौन से? वो इंटैरोगेटिव सेंटेंस जो हेल्पिंग वर्ब वाले होते हैं, और एक कौन से? वो इंटैरोगेटिव सेंटेंस जो WH वर्ड वाले होते हैं, यानी कि जिनसे पहले आपको WH वर्ड, जिनसे पहले आपको क्या क्या दिखेगा? जैसे वॉट दिखेगा, वाई दिखेगा, है ना। यानी कि कुछ ऐसे WH वर्ड, वेयर, वेन, है ना, ये WH वर्ड आपको दिखेंगे। तो ये WH वर्ड वाले हैं। और एक इंटैरोगेटिव सेंटेंस है जो डायरेक्ट हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहे हैं। तो हम पहले इनके बारे में बात कर रहे हैं ना। कुछ चेंजेस आपको पहले अफर्मेटिव सेंटेंस से इंटैरोगेटिव सेंटेंस में आते वक्त ध्यान रखने पड़ेंगे, क्योंकि अगर उसी तरीके से हमने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट किया तो फिर ये इंटैरोगेटिव सेंटेंस का तो इनडायरेक्ट स्पीच नहीं बनेगा, ये तो एक अफर्मेटिव सेंटेंस का इनडायरेक्ट स्पीच बन जाएगा। ठीक है, तो आपको कुछ चेंजेस जो हैं वो थोड़े से ध्यान रखने हैं जब आप इंटैरोगेटिव सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं। अब वो कौन कौन से चेंजेस हैं? तो सबसे पहला चेंज है कि अभी तक तो जो सेड टू है इसको आप किस में कन्वर्ट कर रहे थे? टोल्ड में, यही कर रहे थे। लेकिन अब जो है वो सेड टू टोल्ड में कन्वर्ट नहीं होगा, तो फिर किस में होगा मैम? आप इस सेड टू की जगह या तो वर्ड लिख सकते हैं आस्क्ड, ठीक है, या फिर आप इस सेड टू की जगह वर्ड लिख सकते हैं इंक्वायर्ड, या फिर आप इस सेड टू की जगह वर्ड लिख सकते हैं डिमांडेड, या फिर आप इस सेड टू की जगह वर्ड लिख सकते हैं वांटेड टू नो। ठीक है, आप इन तीनों में से कोई सा भी जो वर्ड है वो यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं।
चलिए स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा डिस्टरबेंस कभी कभी जो है वो आ जाता है। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर आप सेट टू को या तो किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, टोल्ड में। एक बार वॉइस अगेन चेक कर लेते हैं, ऐसा ना हो वीडियो शूट हो जाए और वॉइस ही ना आए। वॉइस आ रही है भाई। हाँ चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर ये जो सेट टू है वो मैं इन चारों में से किसी में भी चेंज कर सकती हूँ। बट वेरी इंपॉर्टेंटली यहाँ पर मुझे एक चीज़ बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है, वो ये याद रखनी है कि अगर आप सेट टू को आस्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं ना, तो आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मेंशन करके अपना सेंटेंस आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आप अपने सेट टू को इंक्वायर्ड या डिमांडेड या वांटेड टू नो में चेंज कर रहे हैं, तो फिर एक फिक्स प्रेपोजिशन है जो कि ऑफ का यहाँ पर हम लोग यूज करते हैं। बट ये प्रेपोजिशन का यूज आपको कब करना है, जब अगर आपको सेंटेंस में ऑब्जेक्ट गिवन हो तो ही आप इस प्रेपोजिशन ऑफ का यूज करेंगे। अगर आपको ऑब्जेक्ट गिवन ना हो तो आप डायरेक्ट आगे बढ़ सकते हैं, मतलब अपना सेंटेंस आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। बट ध्यान क्या रखना है, आस्ट के साथ में कोई प्रेपोजिशन नहीं आएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा। लेकिन अगर सेट टू इन तीनों में कन्वर्ट होता है तो फिर ऑफ आएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं आएगा। अब आपको नहीं सोचना है या आपको ये नहीं देखना है कि सेट टू को मैं किस में कन्वर्ट करूं, नहीं, वो आपको ऑप्शन अपने आप बता देंगे कि एग्जामिनर ने जो सेट टू है वो किस में कन्वर्ट किया है। बस आप ये ध्यान रखना, अगर इन तीनों में कन्वर्ट किया है तो आप ऑफ का ध्यान रखेंगे प्लस ऑब्जेक्ट का ध्यान रखेंगे। लेकिन अगर आस्ट से कन्वर्ट किया है तो फिर आपको ये ध्यान रखना है कि वहां ऑब्जेक्ट मेंशन सॉरी ऑफ यानी कि प्रेपोजिशन मेंशन ना हो, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखा हो। तो ये पहला चेंज है जो आपको देखना है। दूसरा चेंज आपको क्या देखना है कि अभी तक आप कॉमा की जगह क्या लिख रहे थे, दैट लिख रहे थे, लेकिन अब जो है वो कॉमा की जगह दैट नहीं आएगा। तो अब क्या आएगा, अब आपको कॉमा की जगह या तो इफ वर्ड का यूज करना है या तो फिर आपको कॉमा की जगह वेदर वर्ड का जो है वो यूज करना है। तो आइदर यू राइट इफ और यू राइट वेदर। अच्छा, अगर दोनों ऑप्शन में मौजूद हो तो डेफिनेटली प्रायोरिटी भी है, प्रायोरिटी गोज टू वेदर। यानी आपको ध्यान रखना है, अगर दोनों ऑप्शन में मौजूद होते हैं तो प्रायोरिटी वेदर को दी जाती है। और जो तीसरा चेंज आपको ध्यान रखना है, द थर्ड चेंज इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज कि जो आपकी डायरेक्ट स्पीच है ना, ये डायरेक्ट स्पीच तो डेफिनेटली एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, लेकिन जब इंटेरोगेटिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं तो ये एक अफर्मेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है, यानी कि आपको क्या हटा लेना है, इन्वर्जन जो है वो आपको हटा लेना है। यानी डायरेक्ट स्पीच में आपको हेल्पिंग वर्ब आगे मिलेगी, देन सब्जेक्ट पीछे मिलेगा। लेकिन जब आप इसका इनडायरेक्ट करें तो आप सब्जेक्ट को आगे ले आएं और हेल्पिंग वर्ब को वापस पीछे भेज दें। तो ये तीन चेंजेस हैं जो आपको बेसिकली असर्टिव सेंटेंस से इंटेरोगेटिव सेंटेंस में आते समय ध्यान रखने हैं। बाकी चेंज ऑफ टेंस आपको करना ही है, चेंज ऑफ पर्सन आपको करना ही है, और चेंज ऑफ अदर थिंग्स आपको करनी ही है। तो इसी बात पर हम हेल्पिंग वर्ब वाले जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस हैं उन्हें जरा देख लेते हैं। तो ये रहे आपके कुछ एग्जाम्पल्स रिलेटेड टू दैट। चलिए देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चंस जो हैं वो एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस से पूछे जाते हैं। तो ये तो एक नॉर्मल सेंटेंसेस है, जरा देखते हैं। ही, सेट टू की जगह मैं आस्क लिख सकती हूँ, है ना। अगर मैंने आस्क लिखा है तो मैं डायरेक्ट मी लिखूंगी, यहाँ प्रेपोजिशन ऑफ नहीं लिखूंगी। लेकिन अगर ये मैंने इंक्वायर्ड लिखा होता तो मैं डेफिनेटली ही इंक्वायर्ड ऑफ मी जो है वो लिख रही होती। चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉमा की जगह आपको दैट का यूज नहीं करना है, तो कॉमा की जगह किसका यूज करना है, या तो इफ का यूज करेंगे या फिर किसका यूज करेंगे, वेदर का। ये दो चेंजेस मैंने ध्यान रखे। थर्ड चेंज क्या है कि ये एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है और हेल्पिंग वर्ब वाला है। देखो आर से स्टार्ट हो रहा है, इसका मुझे इन्वर्जन जो है वो हटाना है, यानी इन दोनों को इंटरचेंज करना है। इन दोनों को इंटरचेंज करते समय चेंज ऑफ टेंस और चेंज ऑफ पर्सन भी करना है। तो यू सेकंड पर्सन है, अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट चेंज होगा, ऑब्जेक्ट चेक के अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो यू की जगह क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा, क्योंकि मी है ना, मी का सब्जेक्टिव केस आई। इज एम आर किस में चेंज होएगा, वॉज वर में चेंज होगा, तो आई को देख के वॉज आ जाएगा, आई वॉज अ स्टूडेंट। यहाँ पर ये मेरा इनडायरेक्ट स्पीच खत्म होता है ना। तो बेसिकली आपको यहाँ पर इन दोनों का भी ध्यान रखना है कि इन दोनों को इंटरचेंज करना है ताकि इंटेरोगेटिव सेंटेंस एक अफर्मेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट हो सके। आगे बढ़ते हैं। ही सेड टू मी, तो आप यहाँ पर ही आस्क्ड मी लिख करके फ्री हो जाएं। कॉमा की जगह क्या मेंशन कर दें, इफ और वेदर मेंशन कर दें, ये आपका दूसरा चेंज है। अब अगेन आप यहाँ पर इनका इन्वर्जन जरा हटा दें, तो यू की जगह क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा, पर्सन चेंज करेंगे तो। और हैव की जगह क्या आ जाएगा, हैड आ जाएगा, अपने ही पास्ट में चला जाएगा, हैड डन। अगेन योर वर्क की जगह क्या आ जाएगा, माई वर्क। उम्मीद है आपको इनडायरेक्ट स्पीच क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट है नेहा, सेड टू की जगह क्या लिख दूं, आस्क्ड हिम, कॉमा की जगह इफ और वेदर,
नाउ नेक्स्ट चेंज, इन दोनों का इंटरचेंज। यू अगेन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, हिम की जगह क्या आ जाएगा, ही आ जाएगा। कैन की जगह क्या आ जाएगा, कुड आ जाएगा। मॉडल अपने ही पास्ट में चले जाते हैं, कम का कम, टू द स्टेशन का स्टेशन। और टुमारो किस में चेंज होता है, ये मैंने आपको बताया था। या तो आप टुमारो की जगह द नेक्स्ट डे लिख सकते हैं, या फिर द फॉलोइंग डे लिख सकते हैं, या फिर ऑन द मोरो लिख सकते हैं। अगेन ये सब आपको ध्यान नहीं रखना है, टुमारो किस में चेंज करना है वो एग्जामिनर अपने आप आपको ऑप्शंस में दे देगा, है ना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये तो एक नॉर्मल इंटेरोगेटिव सेंटेंस थे जो आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, लेकिन एक सेकंड आपका इसका क्वेश्चन टाइप और क्या बन सकता है, या सेकंड टाइप के क्वेश्चंस और कैसे आ सकते हैं, ये वो है जिनमें एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस के साथ में है ना उनका आंसर भी चिपका हुआ है। क्योंकि जब एक हेल्पिंग वर्ब वाले इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं ना, तो इनके दो ही आंसर आते हैं, या तो आप आंसर यस बोलेंगे या फिर आप आंसर नो बोलेंगे, यही तो आंसर आप बोलते हैं। इन दोनों आंसर में से कोई ना कोई आंसर यहाँ पर आपको चिपका हुआ दिखेगा। जैसे देखो यहाँ पर आई सेड यस, है ना, मतलब सामने वाले ने पूछा था डिड यू राइट अ लेटर, तो मैंने क्या जवाब दिया, यस, है ना। ऐसे यहाँ पर कैन यू डू दिस वर्क, यहाँ पर मैंने जवाब दिया नो। तो समटाइम्स ऐसा भी होता है कि हेल्पिंग वर्ब वाले जब इंटेरोगेटिव सेंटेंस आते हैं तो उसमें आंसर जो है वो लगा हुआ होता है। ऐसे टाइप के इनडायरेक्ट स्पीच हमें कैसे बनाने, तो डेफिनेटली ये जो इंटेरोगेटिव वाला सेक्शन है ये तो बिल्कुल हूबहू वैसे ही बनेगा जैसा भी आपने इन तीनों एग्जाम्पल में बनाया है। जैसे ही की जगह ही, सेड टू की जगह मैं अभी भी आस्क्ड ही लिखूंगी, मी की जगह मैंने मी ही लिखा है, कॉमा की जगह अगेन मैं फॉर वेदर ही लिख रही हूँ, और इन दोनों में अगेन मैं इन्वर्जन हटा रही हूँ, यू की जगह आई लिख रही हूँ। डिड किस में जाएगा, पास्ट सिंपल टेंस है, पास्ट परफेक्ट में जाएगा, हैड प्लस थर्ड फॉर्म रिटन, आई हैड रिटन अ लेटर। आई थिंक यहाँ तक क्लियर है। अब मुझे सेकंड काम जो करना है वो करना है कि मैम ये जो रिप्लाई ऐड है इसका मैं क्या करूं। तो ये जो रिप्लाई आपका ऐड है ना, इसके दो तरीके से इनडायरेक्ट स्पीच बनते हैं। मैम दो तरीके से कैसे, आप यहाँ पर पहला तो ये बोल सकते हो कि आई की जगह आई, देखो ये एक अफर्मेटिव सेंटेंस है, सेड की जगह सेड, कॉमा की जगह क्या आ जाएगा दैट। इसको मैं इनडायरेक्ट स्पीच एक अफर्मेटिव सेंटेंस की तरह ही बना रही हूँ क्योंकि अफर्मेटिव सेंटेंस ही है। तो आई सेड दैट, फिर आपको अगेन ये सब्जेक्ट मेंशन करना है आई, और फिर ये जो यस है ना इसकी जगह ये जो आगे वाले सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब आपने लिखी थी ना, ये हेल्पिंग वर्ब आप मेंशन कर दो। तो आई सेड दैट आई हैड, समझ आया आपको। आई सेड की जगह सेड, कॉमा की जगह दैट, मैंने एक सब्जेक्ट मेंशन किया जो मैंने यहीं से लिया है इसी का, और ये हेल्पिंग वर्ब मैंने कहाँ से ली है, ये सेंटेंस है जो आपने इंटेरोगेटिव सेंटेंस को भी इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट किया है। पहला तो ये, या तो आपको ये ऑप्शन में मिलेगा, अगर ये ना मिले तो सेकंड आपको क्या मिल सकता है, अगेन आई सेड की जगह सेड, सॉरी आई रिप्लाइड, आपने रिप्लाई तो दिया है, आई रिप्लाइड इन द, आपने हाँ में जवाब दिया है तो यहाँ लिखा आएगा आई रिप्लाइड इन द अफर्मेटिव। हाँ में अगर जवाब दिया है तो आई रिप्लाइड इन द अफर्मेटिव। इन दोनों में से आपको कोई एक ना एक ऑप्शन में मिलेगा इस फुल स्टॉप के बाद, ठीक है। अब मैम इन दोनों में प्रायोरिटी है, मैंने कहा बिल्कुल प्रायोरिटी है, क्योंकि इन दोनों में जो राइट आंसर है ना वो ए ऑप्शन है। डेफिनेटली यहाँ आपने टेंस का भी ध्यान रखा है, ठीक है, लेकिन जो सेकंड वाला है वो आपने बस ये बोला है कि हाँ मैंने भी जवाब हाँ में दे दिया। तो कुल मिलाकर प्रायोरिटी तो ए को ही है अगर दोनों ऑप्शन में मौजूद होते हैं तो, अदरवाइज तो बेसिकली दोनों में से कोई एक ही आपको मिलेगा। ऐसे ही हम फिफ्थ वाले का भी बनाते हैं। तो यहाँ तक तो ये एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, तो ये तो एक नॉर्मल तरीके से आप इसका इनडायरेक्ट स्पीच बना दो। तो शी सेड टू की जगह क्या आ जाएगा आस्क्ड मी, कॉमा की जगह क्या आ जाएगा इफ और वेदर, ठीक है। अगेन आप इन दोनों में से इन्वर्जन हटाएं, यू की जगह आई, कैन की जगह क्या लिखना पड़ेगा कुड, डू, दिस की जगह क्या करना पड़ेगा दैट, चेंज ऑफ अदर थिंग्स का आपको ध्यान रखना है, और ये आ गया वर्ब। अब जो पीछे वाला सेंटेंस है यानी आई सेड नो, अब इसके अगेन मैं दो इनडायरेक्ट स्पीच बना सकती हूँ। क्या, सबसे पहले तो आई सेड दैट, यहाँ तक कहानी समझ में आई, कॉमा की जगह दैट आ गया, उसके बाद सब्जेक्ट यहीं से उधार लेना है, या आपने आई उधार लिया, हेल्पिंग वर्ब आपको इसी सेंटेंस की जो आगे आपने लिखी थी वो उधार लेनी है कुड। अब अगर आपने जवाब ना में दिया है ना तो बस इस कुड के आगे यानी इस हेल्पिंग वर्ब के आगे आपको नॉट और ऐड करना है। अगर यही जवाब आपने हाँ में दिया होता तो मैं कुड पर ही एंड कर देती, बट आपने ना में दिया है तो आई कुड नॉट या आई कुडंट आपको लिखना पड़ेगा। सेकेंड आंसर, क्योंकि आपने इस बार जवाब ना में दिया है तो आई रिप्लाइड,
इन द अफर्मेटिव मत कर देना, आई रिप्लाइड इन द नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। हाँ में जवाब दोगे तो आई रिप्लाइड इन द अफर्मेटिव, और ना में जवाब दोगे तो आई रिप्लाइड इन द नेगेटिव। अगेन यहाँ पर भी प्रायोरिटी किसको है, ए ऑप्शन को, क्योंकि ये इसका जो है वो राइट आंसर है। तो ये सेकेंड टाइप का क्वेश्चन आपको मिल सकता है जिसमें आंसर भी जो है वो उसी के साथ अटैच होते हैं। अब जो थर्ड टाइप का आपको क्वेश्चन टाइप मिलेगा वो क्या मिलेगा, क्वेश्चन टैगिंग। अगर आपको हेल्पिंग वर्ब वाले इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन टैगिंग मिलती है, जैसे शी सेड टू मी यू नो मी, यहाँ तक तो सेंटेंस अफर्मेटिव है, लेकिन ये रही क्वेश्चन टैगिंग डोंट यू, तो क्वेश्चन टैगिंग से आप समझ जाएंगे कि ये एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। अगर क्वेश्चन टैगिंग का आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना आता है तो आपको क्या ध्यान रखना है कि ये जो क्वेश्चन टैगिंग वाला पार्ट है ना, बस इस पार्ट को आप इग्नोर कर देना जब आप इसकी इनडायरेक्ट स्पीच बनाओ। मतलब आपको ये देखना है कि ये डोंट यू जो है ना, ये मेरे लिए है ही नहीं व्हेन आई एम कन्वर्टिंग दिस सेंटेंस इनटू एन इनडायरेक्ट स्पीच। तो इनडायरेक्ट स्पीच में मेरा सेंटेंस सिर्फ इतना ही है, शी सेड टू मी यू नो मी, बट जस्ट कीप इन माइंड कि क्योंकि क्वेश्चन टैगिंग इससे अटैच है इसलिए मुझे पता पड़ा कि द गिवन सेंटेंस इज इन इंटेरोगेटिव सेंस, ओके। तो इसीलिए सारे नियम इंटेरोगेटिव के ही फॉलो होंगे। तो सेड टू की जगह अभी भी आस्क्ड ही आएगा, मी आएगा, कॉमा की जगह अभी भी इफ और वेदर ही बैठा होगा। अगेन इन्वर्जन तो यहाँ होगा ही नहीं, तो यू का आपको आई करना पड़ेगा चेंज ऑफ पर्सन, नो का आपको न्यू करना पड़ेगा प्रेजेंट को पास्ट में, एंड मी फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट कौन है, शी, तो शी की ऑब्जेक्टिव केस क्या आ जाएगा, आई न्यू हर। बस आपको इतना सा काम करना है, ये जो क्वेश्चन टैगिंग वाला पार्ट है ये आपको क्या कर देना है, इग्नोर कर देना है। तो बहुत इजी है कि क्वेश्चन टैगिंग वाले सेंटेंस की इनडायरेक्ट स्पीच बनाना। तो ये एक थर्ड टाइप का क्वेश्चन है जो आपको मिल सकता है। और चौथे टाइप का क्वेश्चन आपको कौन सा मिलेगा, जिसके अंदर आपको सेंटेंस किससे स्टार्ट होता हुआ दिखेगा, शैल से। जब भी आपको कोई इंटेरोगेटिव सेंटेंस शैल से स्टार्ट होता हुआ दिखे तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। जैसे आप जरा एक बार इस सेंटेंस को पढ़ें, शैल आई पास द एग्जामिनेशन, क्या मैं एग्जामिनेशन में पास हो जाऊंगी। तो जाहिर सी बात है इस वाले क्वेश्चन का तो सामने वाला आपको जवाब देगा कि हाँ हो जाओगी या नहीं नहीं होगी, है ना। लेकिन आप सेकंड सेंटेंस पढ़ो, शैल आई स्विच ऑन टीवी, क्या मैं टीवी ऑन कर लूं। यहाँ आपने है ना सामने वाले से क्या मांगी है, परमिशन मांगी है, यही तो मांगी है। यहाँ परमिशन थोड़ी ना मांगी, यहाँ तो पूछा है कि शैल आई पास द एग्जामिनेशन। लेकिन जब आपने सेंटेंस बोला शैल आई स्विच ऑन टीवी, तो यहाँ पर आपने सामने वाले से क्या मांगी है, परमिशन मांगी है। अब आपको क्या ध्यान रखना है, जब शैल वाला सेंटेंस परमिशन की बात करे और वो एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो तो हमेशा जो शैल है वो शुड में कन्वर्ट होता है, जबकि इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि शैल का हमेशा वुड होता है। वो कब करना है, जब सेंटेंस इंटेरोगेटिव ना हो, या फिर अगर इंटेरोगेटिव भी हो तो वो जो शैल है वो परमिशन की बात ना कर रहा हो, तो फिर आपको शैल किस में कन्वर्ट करना है, वुड में ही कन्वर्ट करना है। यानी कि जो सेवेंथ एग्जाम्पल है इसमें शैल जो है वो परमिशन की बात नहीं कर रहा है, तो मैं शैल को किस में कन्वर्ट करूंगी, वुड में। लेकिन 8th नंबर वाले सेंटेंस में शैल परमिशन की बात कर रहा है, तो शैल किस में कन्वर्ट होगा, शुड में। बस ये इतनी सी बात आपको यहाँ ध्यान रखनी है। तो अगेन ही आस्क्ड मी, कॉमा की जगह अगेन इफ और वेदर ही आएगा। आप यहाँ से इन्वर्जन हटाएं, आई की जगह क्या आएगा, ही आ जाएगा, शैल की जगह क्या आ जाएगा, ही वुड पास द एग्जामिनेशन। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। ऐसे ही शी टोल्ड मी की जगह क्या आ जाएगा, शी आस्क्ड मी, क्योंकि इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। कॉमा की जगह इफ और वेदर, आई की जगह क्या आ जाएगा, शी आ जाएगा, चेंज ऑफ पर्सन। आपको इन्वर्जन हटाना है, इन दोनों को इंटरचेंज करना पड़ेगा। शैल की जगह इस बार क्या करना पड़ेगा, शुड, क्योंकि ये शैल किसकी बात कर रहा है, परमिशन की बात कर रहा है। तो शी शुड स्विच ऑन टीवी। उम्मीद है ये भी आपको क्वेश्चन टाइप समझ में आ गया होगा। तो अगर आपसे हेल्पिंग वर्ब वाले इंटेरोगेटिव सेंटेंस पूछे जाएंगे तो इन 4 टाइप के क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे। या तो नॉर्मल सेंटेंसेस होंगे, या फिर वो सेंटेंसेस होंगे जिनमें उनका आंसर उनके साथ लगा हुआ होगा, या फिर क्वेश्चन टैगिंग हो सकता है। क्वेश्चन टैगिंग में आपको क्वेश्चन टैगिंग इग्नोर करना है, या फिर आपको सेंटेंस शैल से मिल सकता है। तो आपको ध्यान रखना है शैल का वुड कब करना है और शैल का शुड कब करना है। तो ये आपके कौन से इंटेरोगेटिव सेंटेंस थे, या आपके इंटेरोगेटिव सेंटेंस थे हेल्पिंग वर्ब वाले। नेक्स्ट हम उन इंटेरोगेटिव सेंटेंस की बात कर रहे हैं जो WH क्वेश्चंस लेकर आते हैं। अब यहाँ पर भी आपको कुछ बातें ध्यान रखनी है। जैसे पहली बात,
मैम सेड टू जो है वो अभी किस में कन्वर्ट होगा, सेड टू अभी भी आपका आस्क्ड में ही जाएगा, सेड टू अभी भी आपका इंक्वायर्ड में ही जाएगा, यानी वही 4 वर्ड्स आएंगे। अभी भी आप सेड टू की जगह डिमांडेड का भी यूज कर सकते हैं, एंड अगेन आप अभी भी सेड टू की जगह वांटेड टू नो का यूज भी कर सकते हैं। अगेन आपको बातें ध्यान रखनी कि अगर ये 3 हो तो प्रेपोजिशन ऑफ के साथ ऑब्जेक्ट मेंशन करना है, लेकिन अगर आस्क्ड हो तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मेंशन करना है, यानी पहला पॉइंट एज इट इज है। सेकेंड पॉइंट क्या कहता है, मैम कॉमा की जगह दैट तो कब का जा चुका है, हम पहले अभी हेल्पिंग वर्ब वाले में कॉमा की जगह इफ और वेदर का यूज कर रहे थे, लेकिन जब WH क्वेश्चन टाइप हो तो इफ और वेदर का यूज भी नहीं होता है, तो फिर कॉमा की जगह क्या आएगा, तो कॉमा की जगह आप उसी WH वर्ड को रहने दें जिससे सवाल पूछा गया है। व्हेन है तो व्हेन, वेयर है तो वेयर, व्हाई है तो व्हाई, हाउ है तो हाउ, यानी कि वही WH वर्ड कॉमा की जगह रहेगा जिससे आपसे सवाल पूछा गया है। यानी बेसिकली देखा जाए तो कॉमा की जगह कुछ भी नहीं आएगा। और जो तीसरा चेंज है वो अभी भी मेंटेन है कि आपको सेंटेंस से इन्वर्जन जो है वो अभी भी हटाना है, यानी अभी भी आपको सेंटेंस किस में कन्वर्ट करना है, अफर्मेटिव में। अफर्मेटिव में कन्वर्ट करना है मतलब अभी भी आपको सब्जेक्ट आगे करना है और हेल्पिंग वर्ब वापस पीछे करना है, जब आप सेंटेंस किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, इनडायरेक्ट स्पीच में। तो इन 3 बातों का ध्यान आपको WH इंटरोगेटिव सेंटेंस में भी रखना है। चलिए इससे रिलेटेड हम सेंटेंस देखते हैं। क्या बोल रहा है, आई सेड टू हिम व्हाई डिड यू इंसल्ट माई ब्रदर। तो देखो इतना सा पार्ट तो वही है जो अभी हमने हेल्पिंग वर्ब वाले में किया है, बस एक वर्ड ही तो ऐड हो गया, और वो कौन सा वर्ड है, वाई, जिसके कारण हमें पता चला कि ये WH वर्ड वाला इंटरोगेटिव है। अब आई की जगह आई ही आएगा, सेड टू की जगह आस्क्ड ही आएगा, हिम की जगह हिम ही आएगा। कॉमा की जगह मैंने क्या कहा, कुछ भी नहीं, सीधा ये WH वर्ड ही आप इंसर्ट कर दें, दैट्स इट। अब अगेन इन दोनों का आप इन्वर्जन हटाएंगे। यू ऑब्जेक्ट है, सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो हिम का क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। डिड पास्ट सिंपल टेंस है, कहाँ जाएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस में। हैड इंसल्ट की थर्ड फॉर्म इंसल्टेड। माई फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, और सब्जेक्ट भी आई ही है तो कोई दिक्कत नहीं है, माई का माई आ जाएगा। और ब्रदर, उम्मीद है आपको WH वाला भी समझ में आ गया, ज्यादा चेंजेस नहीं है, वो और ये लगभग सेम ही है, बस कॉमा की जगह वाई यानी कि WH वर्ड ही मैंने इंसर्ट किया है, दैट्स इट। ओके नेक्स्ट पे चलते हैं। द प्रिंस, सही है, सेड टू की जगह आस्क्ड लिखना पड़ेगा, द प्रिंस आस्क्ड द प्रिंसेस, यहां तक क्लियर है। अगेन कॉमा की जगह ये WH वर्ड ही आपको लिखना है, वाई, इन दोनों को इंटरचेंज करें, यू की जगह सेकेंड पर्सन, प्रिंसेस के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, शी आ जाएगा। डिड पास्ट सिंपल टेंस में चला, पास्ट परफेक्ट टेंस में चला जाएगा, हैड नॉट थर्ड फॉर्म क्या आ जाएगी, कम। एट होम, यस्टरडे की जगह क्या आ जाएगा, द प्रीवियस डे, चेंज ऑफ अदर थिंग्स का बेसिकली ध्यान रखें, द प्रीवियस डे। तो ये आपका WH इंटरोगेटिव था। तो WH इंटरोगेटिव में ऐसा सच कोई नई चीज नहीं है, सेम उसी के जैसा है, बस कॉमा की जगह WH वर्ड ही आएगा, इफ और वेदर का यूज नहीं होगा, बस ये बात आपको ध्यान रखनी थी। तो यहाँ पर हमने इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के कैसे डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट होते हैं वो सीख लिए हैं। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं इंपैरेटिव सेंटेंसेस के, हम लोग कैसे डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट करते हैं। अब जब बात इंपैरेटिव सेंटेंस की आती है तो सबसे पहली बात तो आपको पहचान होनी चाहिए कि जो सेंटेंस है वो एक इंपैरेटिव है। और इंपैरेटिव सेंटेंस की पहचान क्या होती है कि जो सेंटेंस है वो डायरेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होता है। जैसे अगर मैंने एक सेंटेंस लिखा ओपन द गेट, तो डेफिनेटली ये सेंटेंस डायरेक्ट V1 से स्टार्ट हो रहा है, तो मुझे समझ में आता है कि एक इंपैरेटिव सेंटेंस है। अब यहाँ पर आपको क्या क्या बातें ध्यान रखनी है, तो सबसे पहला चेंज है कि जो आपका सेड टू है वो किस में कन्वर्ट होगा, तो यहाँ पर ये जो सेड टू है वो इनमें से कोई सा भी वर्ड आ सकता है। क्यों, क्योंकि आप भी जानते हैं कि जो इंपैरेटिव सेंटेंस है उसमें सामने वाले के भाव छुपे होते हैं, इसीलिए अकॉर्डिंगली कि उसने किस तरीके से ट्रीट किया है वो अपना वर्ड यूज कर सकता है। वो ऑर्डर लगा सकता है, रिक्वेस्ट लगा सकता है, आस्क, बेग, बेग यानी भीख मांगना, टेल कमांड, वॉर्न कर सकता है, एडवाइस दे सकता है, सजेस्ट कर सकता है, इम्प्लोर का मतलब होता है किसी से याचना करना, रिक्वेस्ट कर सकता है, एंट्रीट कर सकता है, थ्रेटन धमकी दे सकता है, अर्ज का मतलब भी प्लीड ही होता है प्रार्थना करना, और परसुएड का मतलब होता है किसी को विश्वास दिलाना। तो वो इनमें से कोई सा भी वर्ड जो है वो यूज कर सकता है, ये बात ध्यान रखना। सबसे इंपॉर्टेंट है इन दो का एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन तो क्या है, मतलब काफी हद तक आपको ये ध्यान रखना है कि जब आप इनमें से किसी भी वर्ड का यूज करेंगे
तो इनमें से किसी के बाद भी प्रपोजिशन नहीं आता, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का यूज होता है। लेकिन यदि अगर आप सेड टू को सजेस्ट या प्रपोज में कन्वर्ट कर रहे हैं तो इनके साथ हमेशा फिक्स प्रपोजिशन टू के बाद ही ऑब्जेक्ट आता है, सिर्फ इन दो वर्ड्स के साथ। बाकी अगर आपने इनमें से कोई सा भी वर्ड यूज किया तो फिर आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मेंशन करना है, बीच में प्रपोजिशन नहीं लगाना है। पहली चीज समझ में आई। सेकेंड चीज सुने, कॉमा की जगह आपका दैट भी गया, इस बार आपका कॉमा की जगह इफ और वेदर था वो भी गया, WH वर्ड था ये भी गया। तो अब कॉमा की जगह क्या आएगा, तो अब कॉमा की जगह टू आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि आप भी जानते हैं कि अगर आपका डायरेक्ट स्पीच इंपैरेटिव है तो आपका इनडायरेक्ट स्पीच भी इंपैरेटिव होना चाहिए, और इंपैरेटिव की पहचान तो V1 है ना। तो V1 रखने के लिए आपको टू के बाद टू रखना ही पड़ेगा ताकि आप टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रख सके। तो कॉमा की जगह क्या चेंज होगा, टू का यूज होगा। बस ये चेंजेस आपको ध्यान रखने हैं, बाकी जो है आप अपने इंपैरेटिव सेंटेंस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बना सकते हैं, ठीक है। तो सेड टू की जगह आप इनमें से कोई सा भी वर्ड ध्यान रख सकते हैं। एक तीसरी बात आपको क्या ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट बात है, यदि अगर आपकी डायरेक्ट स्पीच में प्लीज या फिर काइंडली जैसा वर्ड आ जाता है ना, यानी अगर आपकी डायरेक्ट स्पीच प्लीज या काइंडली वर्ड का यूज कर रही है तो आपको ध्यान रखना है कि आपको सेड टू की जगह रिक्वेस्टेड का ही यूज करना है, उसके अलावा और इनमें से कोई वर्ड का यूज नहीं होगा अगर आपके डायरेक्ट स्पीच में प्लीज या काइंडली आ जाता है। तो ये थर्ड पॉइंट था जो आपको याद रखना है। और जो चौथा पॉइंट है वो आपको ये याद रखना है कि समटाइम्स ऐसा होता है कि आपकी जो डायरेक्ट स्पीच है ना उसके अंदर सर या फिर मैम या फिर मैडम जैसा वर्ड भी यूज हो जाता है। अगर ये यूज हो रहा है तो फिर आपको ये याद रखना है कि जो आपकी इनडायरेक्ट स्पीच होगी इसके अंदर जो सर और मैडम है ना इनकी जगह आपको रिस्पेक्टफुली वर्ड का यूज करना पड़ेगा। और कई बार ऐसा होता है कि रिस्पेक्टफुली भी साथ साथ आता है प्लस सर और मैम भी साथ साथ आता है। तो अगर रिस्पेक्टफुली और सर और मैम दोनों साथ साथ आ जाएं तो आपको ये याद रखना है कि सबसे पहले आप रिस्पेक्टफुली लिखेंगे, उसके बाद आप सर या फिर मैम सैल्यूटेशन का यूज करेंगे। कभी भी ऐसा नहीं करेंगे कि सर और मैम पहले लिख दिया फिर रिस्पेक्टफुली लिख दिया, नहीं, सबसे पहले रिस्पेक्टफुली वर्ड आएगा फिर सर और मैम। ये 4 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं और इन चारों पॉइंट्स के साथ जो है हम हमारे इंपैरेटिव सेंटेंस का इनडायरेक्ट बनाने जा रहे हैं। सबसे पहले हम कौन से इंपैरेटिव सेंटेंस ले रहे हैं, जो पॉजिटिव इंपैरेटिव सेंटेंस है। पॉजिटिव मतलब जिसमें नॉट का यूज नहीं है, डायरेक्ट V1 से स्टार्ट है। जैसे आप इन सभी एग्जाम्पल में देखो, कॉल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, हेल्प वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, कीप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और वॉक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो ये डायरेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो रहे हैं, तो आप श्योर हो जाएं कि ये सेंटेंस पॉजिटिव इंपैरेटिव सेंटेंस है। पॉजिटिव इंपैरेटिव है तो चलिए जरा बनाना स्टार्ट करते हैं। द इंस्पेक्टर सेड टू हिम कॉल द विटनेस। नाउ मैंने यहाँ पर द इंस्पेक्टर लिख दिया। अब इंस्पेक्टर शायद ऑर्डर भी कर सकता है, तो आप सेड टू की जगह ऑर्डर्ड भी लिख सकते हैं। इंस्पेक्टर एडवाइज्ड भी कर सकता है। वो देखो सेड टू की जगह एग्जामिनर को क्या चाहिए वो आपको वो ऑप्शन में खुद दे देगा। तो चारों ऑप्शन में ऑर्डर्ड होगा, चारों ऑप्शन में अगर कमांडेड होगा, एडवाइज्ड होगा, तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट कि सेड टू की जगह मुझे क्या करना है। हाँ, बस तब आपको ध्यान रखना है कि इफ माई डायरेक्ट स्पीच इज कैरिंग प्लीज और काइंडली, अगर प्लीज और काइंडली मेंशन है तो फिर आई हैव टू कीप इन माइंड कि वो जो है वो रिक्वेस्टेड में ही चेंज हो। ओके, तो द इंस्पेक्टर ऑर्डर्ड हिम, मैंने कहा था ना सजेस्ट और प्रपोज के अलावा और किसी में भी प्रपोजिशन नहीं आएगा। कॉमा की जगह क्या आ जाएगा, टू आ जाएगा। कॉल द विटनेस एज इट इज आ जाएगा। एज इट इज क्यों लिख रही हूँ, क्योंकि अंदर कोई पर्सन नहीं है जिसको मैं चेंज कर सकूं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगेन द कैप्टन, अब डेफिनेटली शायद लगता है कि कैप्टन तो जो है वो कमांड ही करेगा, तो आप सेड टू की जगह जो है वो कमांडेड वर्ड का यूज कर सकते हैं। तो द कैप्टन कमांडेड द सोल्जर्स, ठीक है यहाँ तक। तो अब यहाँ पर कॉमा की जगह टू आ जाएगा। ले डाउन द गन, अगेन एज इट इज आ जाएगा। क्यों, क्योंकि अगेन कोई पर्सन आगे मेंशन नहीं है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ही सेड टू द टीचर सर काइंडली हेल्प मी, देखो काइंडली आ गया ना, तो फिर आप सेड टू की जगह रिक्वेस्टेड ही आएगा। दूसरी बात, सैल्यूटेशन भी आ गई सर और मैम, तो डेफिनेटली अगर सर आ गया है तो मुझे रिस्पेक्टफुली वर्ड का भी ध्यान रखना है, ठीक है। अब ये रिस्पेक्टफुली वर्ड मुझे इंसर्ट कहाँ करना है, तो या तो आप ये बोलो कि ही रिक्वेस्टेड द टीचर, यहाँ तक तो ठीक है, ही रिक्वेस्टेड द टीचर। अब अगर आपने एक बार टू लगा दिया तो टू के बाद तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, तो इससे पहले ही आप रेस्पेक्टफुली वर्ड लगा दें। यानी रेस्पेक्टफुली वर्ड का जो यूज है वो टू के पहले भी कर सकते हैं,
कि ही रिक्वेस्टेड द टीचर रिस्पेक्टफुली टू के बाद हेल्प मी। अब आप काइंडली वर्ड मत लिख देना, क्योंकि काइंडली की जगह रिक्वेस्टेड आ गया और सर की जगह क्या आ गया, रिस्पेक्टफुली। तो ही रिक्वेस्टेड द टीचर रिस्पेक्टफुली टू हेल्प हिम। या फिर आप क्या कर सकते हैं, इस रिस्पेक्टफुली का जो यूज है वो रिक्वेस्टेड से पहले कर दो, यानी बिल्कुल ही आगे ले आओ। तो आप ये भी बोल सकते हो ही रिस्पेक्टफुली रिक्वेस्टेड द टीचर। आप ये भी बोल सकते हो कि ही रिस्पेक्टफुली रिक्वेस्टेड द टीचर टू हेल्प मी को चेंज करना भूल गए थे। मी फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो ही की जगह क्या आ जाएगा, हिम आ जाएगा। ठीक है, तो या तो आप रिस्पेक्टफुली का यूज टू से पहले करो, और या फिर आप रिस्पेक्टफुली का जो यूज है वो रिक्वेस्टेड से पहले करो। इन दोनों में कोई प्रायोरिटी नहीं है एज सच, दोनों में से दोनों के दोनों ही क्या माने जाते हैं, सही माने जाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स। अब डेफिनेटली अगर टीचर है तो टीचर ने ऑर्डर ही किया होगा, तो द टीचर ऑर्डर्ड द स्टूडेंट्स, या फिर आस्क्ड भी आ सकता है। देखो मैंने कहा सेड टू की जगह क्या आएगा, इस बात पे हमें नहीं लड़ना है, वो एग्जामिनर की दिक्कत है। कॉमा की जगह टू आ गया, कीप क्वाइट एज इट इज आ जाएगा। कोई पर्सन है नहीं तो मुझे पर्सन ऑफ चेंज ऑफ पर्सन का विशेष ध्यान नहीं रखना है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, द डॉक्टर सेड वॉक इन द मॉर्निंग। तो डेफिनेटली जो डॉक्टर है उसने सामने वाले को क्या दी होगी, एडवाइस ही दी होगी। तो मैं क्या बोलूं, द डॉक्टर एडवाइज्ड। क्लियर, ऑब्जेक्ट नहीं है तो मैं ऑब्जेक्ट मेंशन नहीं करूंगी, कॉमा की जगह टू लगाऊंगी, वॉक टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टू वॉक इन द मॉर्निंग। तो ये कुछ पॉजिटिव इंपैरेटिव सेंटेंसेस थे जिनके हमने डायरेक्ट से जो है वो इनडायरेक्ट बनाना सीखा है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात कर रहे होंगे नेगेटिव इंपैरेटिव सेंटेंसेस की, या फिर कुछ और इंपैरेटिव सेंटेंसेस से रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में, और साथ ही साथ और भी सेंटेंसेस जो है वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट के हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देख रहे होंगे। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और इस वीडियो में जो कुछ आपने सीखा वो आपको क्लियर हुआ होगा। अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से कमेंट करें। आपके सजेशंस भी मेरे लिए मोस्ट वेलकम है। आप नेक्स्ट कौन सा चैप्टर है जो पढ़ना चाहते हैं वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बता दें, ताकि हम उसे प्रायोरिटी पर रखकर आपको पढ़ा सकें। चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।